हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से, जो आपकी सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी वाली। उसका जो चैप्टर 2 है फ्रीडम। और ये 2025-26 के सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू वीडियो है। और आपको इसके जो भी इजी नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ रूप में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये यूज़र नेम है इंस्टाग्राम का, यहाँ पे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप @class11ESP ये ज्वाइन कर लें। यहाँ पे एक तो आपको सारी की सारी जो पीडीएफ्स हैं वो मिलती रहेंगी, जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, जो भी न्यू वीडियो अपलोड होगी उसके जो लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और हमारी वेबसाइट है eklavyastudypoint.com, यहाँ पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो इधर भी आप इसको ज़रूर विजिट करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर फ्रीडम। जैसा कि आप जानते हैं, फ्रीडम एक ऐसा शब्द है जिसको आप कह सकते हो कि हाँ भाई मेरे को आज़ादी चाहिए, या मतलब फ्रीडम मतलब एक काइंड ऑफ आज़ादी। तो आखिर फ्रीडम जो है ये वर्ड, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इसका मतलब है क्या। सो बेसिक फ्रीडम की जो एक डेफिनेशन है वो ये बनती है कि एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है कोई किसी तरीके की रोक टोक। तो जब आपके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं होती है, या फिर आप कह सकते हो कि कोई रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर, तो उसको आप फ्रीडम मान सकते हो। मीन्स आपके ऊपर किसी की भी कोई रोक टोक नहीं है। और फ्री इंडिविजुअल आप किसे कहोगे, यानी एक आज़ाद व्यक्ति, फ्री इंडिविजुअल, इसका मतलब ये होगा कि अ पर्सन इज कंसीडर्ड फ्री। आप तभी उसको फ्री जो है पर्सन मान सकते हो अगर दे आर नॉट कंट्रोल्ड और फोर्स बाय एक्सटर्नल पावर्स, यानी कि कोई बाहरी पावर उनको कंट्रोल नहीं कर रही है और कोई भी मतलब ऐसा उनको फोर्सफुली काम नहीं करवाया जा रहा है। अगर ये चीज़ें हो रही हैं सो आप कह सकते हो कि हाँ वो फ्री पर्सन है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है और वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहा है, ठीक है, एंड एक्ट ऑटोनमसली। उसके पास अपनी एक ऑटोनमी है, उसके पास अपना एक राइट है, वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप उसको मान सकते हो कि हाँ भाई दिस पर्सन इज फ्री इंडिविजुअल, वी कैन से। ठीक है, सो डेफिनेशन तो आपको यहाँ पे समझ में आई गई होगी कि किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन जब आपके लाइफ में नहीं है, कोई भी कॉन्स्टेंट आपकी लाइफ में नहीं है, सो आपको फ्री माना जा सकता है। हम इसी को हम फ्रीडम मान सकते हैं। सो यहाँ पे एक नाम आएगा और वो नाम है नेल्सन मंडेला। बहुत ही फेमस नाम है। और इन्होंने फ्रीडम के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, स्पेशली इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, मतलब इनका बहुत बड़ा रोल था वहां पे फ्रीडम दिलवाने में लोगों को। सो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, ये आपने कभी जब आप छोटे थे तो आपने इंग्लिश का एक चैप्टर भी पढ़ा होगा नेल्सन मंडेला जी का। सो उसमें साउथ अफ्रीका के जो पूरी एक हिस्ट्री रही है कि किस तरीके से वहाँ पे नेल्सन मंडेला ने वहाँ पे अपने एफर्ट्स दिखाए। और वहाँ पे जो है अपार्थाइड सिस्टम चलता था, इफ़ यू रिमेंबर, कि वहाँ पे जो गोरे और काले का जो भेदभाव था, जो डिस्क्रिमिनेशन था, वो बहुत ज़्यादा था। तो जो वहाँ पे यूरोपियंस थे उन्होंने सारी चीज़ों को ऐसा डिवाइड कर रखा था। अगर रेलवे स्टेशन पे भी जा रहे हो तो बैठने के जो बेंच होते हैं वो भी गोरों के अलग और काले लोगों के अलग होते थे। इवन आप अगर चलोगे मतलब आप रेलवे स्टेशन के अंदर जाके किसी ट्रेन पे चढ़ते हो तो उसके जो डिब्बे होते हैं ना, वो भी रिजर्व्ड होते थे, गोरे लोगों के अलग होते थे एंड ब्लैक्स के लिए अलग से डब्बे होते थे। तो नेल्सन मंडेला ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। और नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब्स हिज पर्सनल एंड कलेक्टिव स्ट्रगल, यानी कि एक तरीके से उनका ये पर्सनल भी स्ट्रगल था, बिकॉज वो खुद भी एक ब्लैक कम्युनिटी से उस टाइम पे आते थे। और ये अपार्थाइड का जो सिस्टम था ये उसके अगेंस्ट इन्होंने स्ट्रगल किया था। अपार्थाइड सिस्टम का मतलब सिंपल सा यही होता है कि ब्लैक्स के लिए और वाइट्स के लिए एक डिस्क्रिमिनेशन कर देना। मीन्स यहाँ पे होगा क्या, जो वाइट लोग होंगे, जो अंग्रेज होंगे, वो सारी चीजें अपने पास रखेंगे और ब्लैक लोगों के लिए सब चीजें अलग कर देंगे। जो चीजें वो यूज कर रहे हैं उसको वो ब्लैक वाले लोग यूज नहीं कर पाएंगे, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो बेंच हो, चाहे वो कुछ भी पब्लिक प्लेस वगैरह हो। सो अपार्थाइड का यहाँ पे मतलब आप समझिए होता क्या है। अपार्थाइड यानी रंग भेद, ये एक रेशियल सेग्रीगेशन है। आप एक ऐसे सिस्टम को समझिए कि जहां पे आपकी जो रेस है, जो आपकी नस्ल है, उसके आधार पर आपको सेग्रीगेट कर दिया जाता है, आपको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, जहां पर जो ब्लैक पीपल है, जो काले लोग हैं,
उनको बहुत ही ज्यादा सीवियर रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है, और अन्याय का सामना मींस इनजस्टिस का सामना उन लोगों को करना पड़ता है जो कि ब्लैक्स होते हैं। होता क्या है, फोर्स टू लिव इन टाउनशिप्स, उनको एक अलग ही कस्बों में रहने के लिए फोर्स किया जाता है। उनको ज्यादा इधर उधर घूमने फिरने की भी फ्रीडम नहीं होती, बहुत लिमिटेड फ्रीडम होती है। और वो अपने मन पसंद शादी करें, फ्रीली वो किसी से भी मैरी हो पाए, तो उसका भी राइट उनके पास नहीं था। सो ये बहुत ही ज्यादा बेकार सिस्टम था, इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी। सो एक इनइक्वालिटी यहाँ से निकल कर आती है बेस्ड ऑन रेस, यानी कि रेशियल इनइक्वालिटी। कहने का मतलब है असमानता आपकी नस्ल के आधार पर, अगर कोई आपके साथ कर रहा है भेदभाव, तो इसको हम कह सकते हैं वो अपार्थाइड सिस्टम है। अब नेल्सन मंडेला जिनका मैंने नाम लिया, उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया भाई साउथ अफ्रीका के अंदर, जो ये इतना सिस्टम चल रहा था अपार्थाइड वाला, इसके लिए नेल्सन मंडेला ने अपनी तरफ से क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहते हैं भाई। इन्होंने अपने जीवन के 27 साल जेल के अंदर काटे हैं, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, ठीक है। और इनको मतलब अंदर किया हुआ था काइंड ऑफ, ये भी एक तरीके से गांधी जी जैसे ही थे, बाहर निकलते थे तो लोग उनके पीछे चल पड़ते थे, तो अंग्रेजों को चाहिए था ऐसे लोग अंदर ही रहें, ठीक है। सो उन्होंने अपनी पूरी जवानी जो है वो जेल में बिता दी। मतलब जो आप समझते हो ना, आप जब एक यंग एज में होते हो, आप अपने दोस्तों के साथ मिलते हो, घूमने फिरने जाते हो, और वो भी अपने टाइम पे बॉक्सिंग खेलते थे जो कि उनका बहुत फेवरेट स्पोर्ट था। नेल्सन मंडेला वॉज अ गुड बॉक्सर, वो अच्छे मतलब इंटरेस्टेड थे बॉक्सिंग की फील्ड में भी आगे जाने के लिए। और अपने मनपसंद कपड़े पहनना, अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, इन्होंने ये सारी चीजें त्यागी हैं नेल्सन मंडेला ने। अपने परिवार से अलग रहे, अपना जो मन पसंदीदा स्पोर्ट था उससे दूर रहे, जो मनपसंद अपने कपड़े पहनने होते हैं वो भी उनको नहीं मिल पाए, क्योंकि जब आप जेल में जाते हो तो आपको जेल के अकॉर्डिंग ही एक यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है जो मिलती है वहां पे। सो ये सारी चीजें वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो साउथ अफ्रीकन लोगों की फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ रेस। चाहे कोई गोरा हो चाहे कोई काला हो, अगर कोई, ये तो नहीं है कि ना साउथ अफ्रीका में सारे ही काले लोग हैं, ऐसा भी नहीं है, वहां के कुछ लोग गोरे भी हैं। सो ये सभी के लिए लड़ रहे थे, ये ऐसा नहीं है सिर्फ ब्लैक्स के लिए लड़ रहे थे। ही वॉज फाइटिंग फॉर ईच एंड एवरी साउथ अफ्रीकन एट दैट टाइम, ठीक है। तो इन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है, ये आपको समझ में आना चाहिए यहाँ से। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर में। तो अब आपके सामने एक फोटो नजर आ रही है, ठीक है। अब हम इनको समझते हैं ये कौन है और इन्होंने क्या काम किया है। तो चलिए देखते हैं। इनका नाम है ओंग सैन स्यू की, ठीक है। अब आप इनकी फोटो को दोबारा देखिए, ये है ओंग सैन स्यू की, और इन्होंने भी कुछ काम ऐसा ही किया है फ्रीडम की फील्ड में, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। आप देखो, ये म्यांमार की एक नेता थी, ठीक है, म्यांमार की रहने वाली एक लीडर थी, फीमेल लीडर थी। और कहीं ना कहीं ये महात्मा गांधी जी से, उनके आइडियाज से बहुत इंस्पायर्ड थी, जैसे कि नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, ठीक है, अहिंसा। सो इन्होंने महात्मा गांधी जी से इंस्पिरेशन लेकर अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। और मैं आपको बताऊं, ऑन्ग सन स्यूकी को उनके घर के अंदर हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, ठीक है, कई सालों तक, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के लिए लड़ना चाहती थी और लोगों की फ्रीडम के लिए म्यांमार में आवाज उठा रही थी। सो इसके लिए इनको पनिशमेंट दी गई कि इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, इन्हीं के घर के अंदर, भाई इन्हीं को ही बंद कर दिया जाता है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात थी, ठीक है। और उन्होंने पर्सनल सेक्रीफाइस भी बहुत सारे देखे हैं। शी कुड नॉट विजिट हर हस्बैंड इन इंग्लैंड वाइल ही वॉज डाइंग ऑफ कैंसर। सो कितनी दुखद बात है कि जब इनके पति थे, जो थे, मतलब वो इंग्लैंड में थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको कैंसर था, और वो अपने लास्ट स्टेज में थे जहां पर उनकी डेथ होने वाली थी, और वहां भी इनको नहीं जाने दिया गया। सो शी फियर्ड लूजिंग हर राइट टू रिटर्न टू म्यांमार, क्योंकि अगर वो इंग्लैंड चली जाती अपने पति को देखने, तो शायद उनको दोबारा म्यांमार में एंट्री नहीं मिलती, और अगर म्यांमार में एंट्री नहीं मिलती तो शायद वो अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाती जो भी वो करना चाहती थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। और इसके अलावा अपने म्यांमार के लोगों की फ्रीडम के लिए, ठीक है, उनकी खातिर वो अपने बच्चों से भी दूर रही थी, अपने बच्चों से भी बहुत टाइम तक अलग बिछड़ कर रही थी। तो ये तो ऑन्ग सान सू की जी का एक अपना पर्सनल सेक्रीफाइस है जो उन्होंने अपने देश के लिए दिया है। ओके, ये इनकी ऐसी कुर्बानी है जो म्यांमार वाले हमेशा याद रखेंगे। फ्रीडम फ्रॉम फियर। सो ऑन्ग सान सू की जो है, उन्होंने एक बुक लिखी है यहाँ पे,
ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम फियर। और जैसे कि अलॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला जी ने एक बुक लिखी थी, फ्रीडम के बारे में थी। सो सिमिलर काइंड ऑफ ऑन्ग सन सूकी ने भी फ्रीडम के ऊपर ही एक किताब लिखी है, और वो एक्सप्लेन करती है कि आखिर जो असल मायने में जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, वो यही है कि आपको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई डर नहीं है, इट मीन्स आप आज़ाद हो। अगर आप किसी डर में जीते हो तो आप अभी भी आज़ाद नहीं हो। सो ये इनका फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है ऑन्ग सन सूकी का, जो इन्होंने इस अपनी पूरी बुक में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। सो अगर मैं आपको बताऊं की मैसेजेस की बात करें इस बुक के अंदर आखिर क्या है। सो फियर रिस्ट्रिक्ट्स अ डिग्निफाइड लाइफ। अगर आपको एक डिग्निफाइड, एक अच्छा जीवन जीना है, लेकिन अगर आप डर में जीते हो तो आप कभी भी वो अच्छा जीवन नहीं जी पाओगे जो आप डिजर्व करते हो। सो सबसे पहले आपको ये जो आपको एक डर लगता है, आपको मन ही मन में जो किसी चीज का डर है, वो आपको दूर करना होगा। जैसे कि हो सकता है आपको सत्ता का डर हो सकता है आपको सोशल सोशल ओपिनियंस, लोग क्या कहेंगे, इस चीज का डर हो सकता है कि भाई आपको कि मतलब और स्पीकिंग आउट स्टॉप्स पीपल फ्रॉम लिविंग फुली, कि मतलब लोग कुछ भी कह रहे हैं या लोग क्या कहेंगे या क्या नहीं कहेंगे, अगर आप ये सब पे फोकस करते हो तो आप खुल के नहीं जी पाओगे। अगर आपको एक मीनिंगफुल लाइफ जीनी है कि हाँ भाई मैं जी रहा हूं तो मेरे जीने का लाइफ का एक मतलब, एक मकसद होना चाहिए, एक उद्देश्य, एक गोल होना चाहिए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि भाई आपको किसी भी चीज का डर ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही है कि डर नहीं होना चाहिए। अगर डर नहीं होगा तो आपको किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ते जाओगे। आगे बढ़ते हैं अब हम। टू डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम। देखो भाई होता क्या है, फ्रीडम दो नजरिए से आप देख सकते हो। एक तो आजादी देना, और वो आजादी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये भी तो उसके दो पहलू हैं। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे नेगेटिव एस्पेक्ट अगर मैं आपको बताऊं, नेगेटिव का मतलब होता है किसी तरीके की रोक टोक नहीं हो, और आपको केवल और केवल बहुत सारी फ्रीडम दे दी जाए। ओके, आपको बहुत खुल के फ्रीडम दे दी गई है, किसी भी प्रकार की कोई रोक या टोक नहीं है। सो फ्रीडम मींस रिड्यूसिंग और रिमूविंग एक्सटर्नल लिमिटेशंस। यानी कि फ्रीडम का मतलब हमने अभी तक यही समझा था कि आपके ऊपर से हर तरीके का रिस्ट्रिक्शन, जो रोक और टोक है, वो हटा दी जाए या मिनिमल कर दी जाए। यानी कि आप जो भी अपना डिसीजन लेना चाहते हो, जो भी आपकी चॉइस आप लेना चाहते हो, अगर कोई भी चीज आपको वो करने से रोकती है, उसको हटाना ही फ्रीडम है ना, एक तरीके से, कि कोई रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर नहीं है, कोई कॉन्स्ट्रेंट्स आपके ऊपर नहीं है। सो ये इसका आप कह सकते हो कि मैं अभी ये डायमेंशन आपको आगे बताऊंगा भी। ठीक है, ये तो हो गया कि किसी तरीके का कुछ भी नहीं है। लेकिन एक होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट फ्रीडम का, एक्सपेंशन ऑफ एबिलिटीज। आप मान के चलिए आपके अंदर एबिलिटी तो है, ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है आपके पास रिसोर्सेस ना हो, आपको फ्रीडम तो वो काम करने की मिली हुई है पर आप उतने काबिल ना हो, मतलब काबिल भी हो, आप फाइनेंशियली समर्थ ना हो उतने। सो फ्रीडम ऑल्सो मीन्स क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ फुली एंड डेवलप देयर पोटेंशियल। यानी कि ये फ्रीडम का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जहां पे हम ये बात करते हैं कि हो सकता है कोई आर्टिस्ट हो सकता है कोई बहुत बड़ा प्लेयर हो, लेकिन उसको वो सपोर्ट फाइनेंशियल जो मिलना चाहिए, वो सपोर्ट ना मिलने की वजह से शायद वो उस चीज को अचीव ना कर पाए या ना कर पाए। कोई छोटा बच्चा, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है पर उसके पास हो सकता है बुक्स के पैसे ना हो। तो हो सकता है यदि हम क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें, कैपेबिलिटीज को समझें, और पर्सनल ग्रोथ इन एरियाज लाइक आर्ट, साइंस एंड स्पोर्ट्स एंड मोर, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कोई आर्ट में अच्छा हो, विजुअल आर्ट में, परफॉर्मिंग आर्ट में, हो सकता है कोई साइंस में अच्छा हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में अच्छा कोई हो सकता है कोई सिंगिंग में अच्छा हो, कोई डांसिंग में अच्छा हो। लेकिन जब तक आप उसको सपोर्ट नहीं दोगे, जब तक उसके पास वो रिसोर्सेस नहीं होंगे, तब तक वो फ्रीडम उसके किस काम की। सोचो कि अगर आपके घर वाले आपको पूरी आजादी देते हैं कि जाओ आप सिंगर बन जाओ, लेकिन व्हाट इफ आपके पास सिंगर बनने के पैसे ही ना हो, जो उसका जो भी आपको कोई एकेडमी ज्वाइन करनी है या वटेवर कुछ भी करना है, आपको आर्टिस्ट बनना है, आपको फैशन डिजाइनर बनना है, कुछ भी आपको बनना है A to Z, जब तक आपके पास वो चीजें नहीं होंगी जो आपको वहां तक पहुंचाए, तब तक वो फ्रीडम किसी काम की नहीं है। सो पॉजिटिव में यही बातें की जाती है कि आप एबिलिटीज का एक्सपेंशन करने पे ध्यान दो। और इसी से कनेक्ट करते हुए एक टॉपिक आ रहा है यहाँ पे, स्वराज का। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, यानी कि आपका देश अपने ऊपर खुद रूल करे, ना कि कोई बाहर वाला।
स्वराज का कॉन्सेप्ट आपने नेशनल मूवमेंट जो था हमारा, फ्रीडम का स्ट्रगल, वहां पे भी पढ़ा होगा स्वराज का टॉपिक। देखो ये एक टर्म है, स्वराज वर्ड कहीं इंडिया के बाहर से नहीं आया है, बल्कि इंडिया से ही निकला है। स्वराज एक इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, यानी कि हमारे जब यहाँ पे आप इंडियन जो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं जैसे महात्मा गांधी, उनके जब थॉट्स पढ़ते हो ना, क्योंकि आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हो, सो इसमें एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है स्वराज का, जिसमें स्व का मतलब होता है सेल्फ और राज का मतलब होता है रूल, यानी कि रूल ऑफ द सेल्फ और रूल ओवर सेल्फ, कि आप अपने ऊपर खुद रूल करते हो, कोई दूसरा देश जैसे कि ब्रिटेन वगैरह आपके ऊपर रूल नहीं कर रहा है। इट मीन स्वराज का सीधा सा आंसर यही बनता है कि हाँ भाई हमारा देश आजाद है और हम अपने अकॉर्डिंग अपनी सरकारें चला रहे हैं, कोई रोक टोक हम पे नहीं करेगा। ठीक है, सो इट रेफर्स टू पॉलिटिकल फ्रीडम। सबसे पहले स्वराज को आप पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ कनेक्ट करके देखते हो, अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नेंस ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। सो हुआ क्या था, जब इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, तो हमारी एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिमांड ये थी कि हमें चाहिए सेल्फ गवर्नेंस, हमें चाहिए कि हम सरकार को खुद चलाएं, हमें चाहिए हम अपने देश को खुद रूल करें, हमें नहीं चाहिए कि कोई अंग्रेज हमारे देश को चलाए। सो पॉलिटिकल फ्रीडम आप मान के चल सकते हो स्वराज का पहला स्टेप, जहां पे आपका देश आपके हाथ में है, आपकी सरकार आपकी सत्ता आपके हाथ में है, कोई बाहर का आके नहीं चला रहा है आपके देश को। सोशल फ्रीडम का मतलब होता है कलेक्टिव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इन सोसाइटी, यानी कि स्वराज जहां पर होगा वहां उस कॉन्सेप्ट के साथ एक सोशल, एक सामाजिक समरसता, जहां पे हम कहेंगे कि एक रिस्पेक्ट करें हम एक दूसरे की, आप आपस में म्यूचुअली रिस्पेक्ट दो सभी को। आप अगर सोसाइटी में रहते हो, कोई बड़ा छोटा है कुछ भी है, आप उसके साथ अच्छे से पेश आओ, ठीक है, डिग्निटी के साथ रहना, ये भी स्वराज का ही एक पार्ट है। और फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान अगर मैं आपको स्वराज के बारे में कुछ बातें डिस्कस करूं आपके साथ, तो बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने एक बात बोली थी, और वो बात ये बोली थी, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं अपने इस जन्म सिद्ध अधिकार को लेकर रहूंगा। ये उन्होंने एक लाइन बोली थी। महात्मा गांधी जी का क्या मानना है, अब मैं आपको इस बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सो हिंद स्वराज 1909 जो कि एक टेक्स्ट लिखा गया था, और इसके अंदर क्या बताया जाता है, गांधी जी कहते हैं सेल्फ रूल ओवर वन सेल्फ, यानी कि कंट्रोलिंग पर्सनल डिजायर्स एंड रियलाइजिंग वंस ट्रू पोटेंशियल, कि सेल्फ रूल सबसे पहले तो आप अपने आप के ऊपर रूल करेंगे, और इसके अलावा आप अपनी पर्सनल डिजायर्स को कंट्रोल करेंगे, और अपनी आपकी जो असली पोटेंशियल है, जो आपकी काबिलियत है, आप उसको पहचानने के ऊपर ध्यान देंगे। लिबरेशन फ्रॉम डिह्यूमनाइजेशन, यानी कि जो लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट खो गई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग नहीं ले रहे हैं, जो कैपेसिटी है लोगों के अंदर उनकी पर्सनल ग्रोथ की, हम उसको रियलाइज करवाएंगे, हम लोगों को बताएंगे कि भाई हाँ आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, आप अपने काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करो, और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आप थोड़ा सा हो सके तो अपनी कैपेसिटीज को बिल्डअप करो। ऐसा गांधी जी का मानना था, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हमारे देश के अंदर कुछ विकास हो पाएगा। फ्रीडम इन प्रैक्टिस, अब अगर मैं बात करूं कि ये जो आज़ादी वर्ड हम सुनते हैं, लिबर्टी सुनते हैं, आज़ादी सुनते हैं, वटेवर आप कुछ भी मान के चलो, तो हम मान के चलते हैं कि रिड्यूसिंग अननेसेसरी सोशल कंस्ट्रेंट्स, यानी कि समाज में कुछ ऐसी रोक टोक होती हैं जो नेसेसरी नहीं होती हैं, कुछ होती हैं जो नेसेसरी होती हैं। सो जो नेसेसरी नहीं होती हैं आप उनको हटा दो या कम कर दो, इसी को ही हम फ्रीडम मानते हैं। ठीक है, जो मतलब अननेसेसरीली चीजें हो रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल पाए, ठीक है, ग्रुप्स को मिल पाए और इंडिविजुअल्स को भी मिल पाए। तो इससे क्या होगा, इसी से ही फ्रीडम एक असल प्रैक्टिस में आएगी, अदरवाइज फ्रीडम केवल और केवल एक बुकिश टॉपिक बन के रह जाएगा। क्रिएटिंग अ सोसाइटी, हमें एक ऐसा समाज बनाना है वेयर पीपल कैन अचीव देयर गोल्स, यानी कि फ्रीडम को आप तभी सही मायने में अपनी लाइफ में उतार पाओगे जब आप एक ऐसा समाज बना पाओ जहां पर सभी लोग एक साथ रहें, जहां पर सभी लोग जो भी अपना गोल अचीव करना चाहते हैं उस गोल को वो लोग अचीव कर पाए, और इसके अलावा जो भी उनका इंटरेस्ट है उस पर वो काम करें। यदि किसी बच्चे को साइंटिस्ट नहीं बनना तो उसके ऊपर फोर्स ना किया जाए कि बेटा आप जाके
जो है साइंटिस्ट वगैरह बनने के लिए आप पागल हो जाओ एक तरीके से, ठीक है। आपको वो सब नहीं करना, नीट वगैरह में पड़ जाओ। किसी को इंजीनियर नहीं बनना तो आप उसके ऊपर जबरदस्ती का बोझ मत डालिए। किसी को आईएएस नहीं बनना, हो सकता है कि कोई आने वाले समय का सचिन तेंदुलकर हो सकता है कि कोई आने वाले समय का नीरज चोपड़ा हो, लेकिन आप उसको साइंटिस्ट बनाने की एक रेस में पागल हो चुके हो, जहां पे आप पता नहीं उसको क्या करवाना चाहते हो प्रेशर डाल के। सो हमें असल मायने में फ्रीडम तो तभी मिलेगी ना जब हम एक सोसाइटी को बना पाएंगे अच्छा। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो फ्रीडम मिल गई हमें, है ना, एक फंडामेंटल राइट के रूप में। व्हाट इफ अगर हमारे घर वाले ही हमको ना उसको मतलब माने। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया गया है हमें आजादी है, हम अपने मन मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी पहन ओढ़ सकते हैं। लेकिन क्या आप मानते हो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है ये हर जगह एज इट इज फॉलो होता है? या फिर हमारी कई जगहों पर ऐसी भी सोसाइटीज हैं जहां पर लड़कियों को उनके मनपसंद के कपड़े नहीं पहनने दिए जाते, जहां पे लड़कियों को उनके मनपसंद के करियर ऑप्शंस नहीं चूज किया मतलब करने दिया जाता, या फिर आप मान के चलो कि लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता इवन आफ्टर हैविंग फंडामेंटल राइट। सो ये एक बहुत जटिल, एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है भाई, कि सिर्फ फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से वो प्रैक्टिस में नहीं आता। फ्रीडम प्रैक्टिस में तभी आएगी जब आप सोशल चेंज लाओगे, सोसाइटी के अंदर वो बदलाव आएगा, तभी वो फ्रीडम के एक मायने होंगे, अदरवाइज वो फ्रीडम किसी काम की नहीं होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई फ्रीडम मैटर्स, आखिर हमें इतनी आजादी की जरूरत क्यों है? ताकि हम अपनी चॉइसेस कर पाए, इन्फॉर्म चॉइसेस, ठीक है, यूज देयर रीजनिंग एंड जजमेंट। जब लोगों को आप फ्री छोड़ दोगे ना तो वो सोच समझकर कोई भी चॉइस लेंगे अपनी, और दूसरा वो सोचेंगे, तर्क करेंगे और उसके बाद जजमेंट करेंगे, एंड फुल लिव फुलफिलिंग एंड क्रिएटिव लाइफ। आप एक ऐसा जीवन जी पाओगे जो बहुत ही अच्छा जीवन होगा, बहुत ही क्रिएटिव जीवन होगा, जैसा जीवन आप जीना चाहते होंगे वो जीवन आपको मिलेगा। तो इसीलिए फ्रीडम मैटर करती है। अगर फ्रीडम ना हो तो शायद आप अपना डेवलपमेंट वगैरह भी ना कर पाओ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन फ्रीडम। अब अगर मैं आपको बताऊं क्या रोक टोक हो सकती है, क्या कंप्लीटली आजाद छोड़ देना भी, एक वर्ड आता है ना खुला सांड, कि आप किसी को भी खुले सांड की तरह छोड़ दोगे तो वो भी है तो फ्रीडम, लेकिन वो एक नेगेटिव फ्रीडम है क्योंकि वो खुला सांड किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत जरूरी होती हैं फ्रीडम के ऊपर लगाम कसना। सो मैं आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताऊंगा अब इस टॉपिक में, मींस कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स। जैसे कि मैं आपको बताऊं, रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज थ्रू फोर्सेस और लॉज क्रिएटेड बाय रूलर्स। जो आपके देश के शासन में बैठे हुए लोग हैं वो कानून बनाते हैं जिससे कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉलोनियल रूल्स, जब अंग्रेज रूल बनाते थे तो कॉलोनाइजर्स कंट्रोल द फ्रीडम ऑफ देयर सब्जेक्ट। सो वो अपने एरिया में रहने वाले सभी लोगों को उनकी आजादी को छीन कर बैठे हुए थे। अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, जैसा मैंने आपको पीछे बताया, कुछ ऐसे कानून बने, ठीक है, एंड प्रैक्टिस रिस्ट्रिक्टेड द राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल। जो वहां पे काले लोग रहते थे बेचारे, उनके राइट्स को छीना गया। सो ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत गलत होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस कानून से लाई जाती हैं। रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अपार्थाइड का सिस्टम था ये प्रॉपर कानूनी रूप से आया था, कानून ने इसको लागू किया था वहां के जो वहां के अंग्रेज थे उस टाइम पे, जो कॉलोनाइजर्स थे। वाई डू वी नीड कॉन्स्ट्रेंट्स, आखिर हमें ये इतनी रोक टोक जो होती है आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों नहीं हम सभी को खुले सांडों की तरह छोड़ते हैं? क्यों नहीं हम सभी को 100% फुल फ्रीडम दे के कहते हैं कि जाओ जो मन करे वो करो? तो इसका आंसर आपको आगे मिलेगा। देखो, ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, मींस जो आपकी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, इनका बहुत बड़ा अहम रोल होता है। एक ऐसी दुनिया जहां पर कोई रोक टोक ना हो, जहां पे कोई कांस्टेंट ना हो, तो वहां पे बहुत केओस और कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े दंगा फसाद और बवाल वहां पे होना तय है अगर कहीं पे व्यवस्था नहीं होगी। क्योंकि हर किसी के आइडियाज अलग होते हैं, एम्बिशंस अलग होते हैं, डिजायर्स अलग होती हैं, और जरूरी नहीं है हर कोई आपसे एग्री करता हो, जरूरी नहीं है हर कोई मुझसे एग्री करता हो। डिसएग्रीमेंट्स आर नेचुरल, डिसएग्रीमेंट्स आर कॉमन। सो अगर कोई कानून नहीं होगा, वो बोलेगा नहीं कांग्रेस अच्छी है, वो बोलेगा नहीं बीजेपी अच्छी है, वो बोलेगा नहीं आम आदमी अच्छी है, वो आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे और
कुछ ऐसी पिक्चर निकल कर आएगी, जो मन करे वो करो। तो ऐसे तो भाई कोई ट्रैफिक रूल को नहीं फॉलो करेगा, गाड़ियां उल्ट उल्ट पलट हो जाएंगी सारी, है ना, अपने हिसाब से सब कुछ चलेगा, कोई किसी रूल को मानेगा ही नहीं। तो आप सोचो कि वो सोसाइटी कैसी लगेगी। ठीक है, लॉलेस सोसाइटी, बहुत ही बेकार सोसाइटी होगी वो। तो मैं आपको बताता हूँ, आए दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे रोड रेज वाइल ड्राइविंग। जब लोग गाड़ियां चलाते हैं ना, तो बहुत बारी गाड़ी चलाते चलाते ट्रैफिक में लोग फ्रस्ट्रेट होकर आपस में लड़ने लग जाते हैं, गाली गलौज भी हो जाती है। फाइट्स ओवर पार्किंग स्पेसेस और हाउसिंग। ठीक है, भाई लड़ाइयाँ होती हैं पार्किंग को लेकर भी, कहाँ गाड़ी पार्क करनी है, पता चलेगा पीछे वाला पार्क नहीं करने दे रहा है, आगे वाला नहीं पार्क करने दे रहा, बाजू वाला नहीं पार्किंग करने दे रहा है। और हो सकता है कि जैसे कि कोई फिल्में आती हैं, तो उसको लेकर लोगों का डिसएग्रीमेंट हो। जैसे पीके मूवी आई थी, कोई कहता है अच्छी है, कोई कहता है बुरी है। अब ये तो नहीं है सारे ही उसको अच्छी माने या सारे ही उसको बुरी माने। इसके अलावा किसी जमीन को लेकर डिसएग्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे बहुत पहले राम मंदिर विवाद था, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दिया, वो राम मंदिर बन भी गया है वहां पे, लेकिन पहले तो डिसएग्रीमेंट था ना वहां पे। और भी इश्यूज होते हैं। सो अगर रोक टोक आप नहीं करोगे ना कानून बनाकर, अगर कॉन्स्टेंट्स नहीं होंगे, सो ये कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो एस्केलेट होना तय है। और अगर एक्सकेलेट होंगे तो पक्का वायलेंस भी होगी, पक्का लड़ाई झगड़ा होगा, और बहुत दंगा भी होगा। सो ये आए दिन के हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। सो जो हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाती हैं। एक ऐसा देश जहाँ पे करोड़ों के लोग में, मतलब पॉपुलेशन में लोग रहते हैं ना, तो वहाँ पे उनके लिए कुछ कानून और कुछ रोक टोक भी होनी चाहिए, ताकि वॉयलेंस को कंट्रोल किया जा सके। सबसे पहले अगर कानून होगा तो हर कोई डरेगा कि अगर मैंने ये गलत काम किया तो हो सकता है कि मेरे को इसके लिए जेल में जाना पड़े। सो एक कंट्रोल होगा वॉयलेंस के ऊपर, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ है दो पार्टियों के बीच में, तो उसको कोर्ट में सोल्व किया जाएगा, ना कि वहां पे ही लठबाजी बजेगी। क्योंकि अगर कानून और कोर्ट नहीं होगा, तो हर कोई अपने आप जज बनेगा, हर कोई अपनी लाठी लेकर, जो बलवान होगा वो अपने पक्ष में जजमेंट सुनाएगा। और अगर लोगों को आपस में रिस्पेक्ट एक दूसरे को देनी है और आराम से को एग्जिस्ट करना है पीसफुली, सो उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि देश के अंदर कुछ नियम कानून होने चाहिए। बिना नियम कानून के कोई देश अच्छे से नहीं चल पाता, ये आपको भी पता है। सो इसी वजह से जो हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कॉन्स्टेंट्स की क्या अहमियत है। कॉन्स्टेंट्स इन अ फ्री सोसाइटी। देखो, पीपल शुड रिस्पेक्ट डिफरेंसेस इन व्यूज, ओपिनियंस एंड बिलीव्स। किसी लोग का क्या विश्वास है, हो सकता है कि कोई किसी बाबा को मानता हो सकता है कोई किसी पीर को मानता हो, है ना, हो सकता है कि कोई अलग ओपिनियन रखता हो सकता है किसी के व्यूज अलग हो आपसे। सो आपको उनका रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। और डेवलप देयर ओन वेज ऑफ लिविंग एंड परस्यू देयर चॉइसेस। लोग अपने आप जो जीना चाहते हैं, जैसे वो आराम से जिए, उनको कोई नहीं रोकेगा। होल्ड डिस्कशंस विदाउट इम्पोजिंग देयर व्यूज ऑन अदर्स। आपके अगर कोई विचार है ना, अगर आप डिस्कशन कर रहे हो, तो आप उन विचारों को दूसरों के ऊपर थोपो मत। आप अपने विचारों को रखो। अगर सामने वाला को लगेगा कि कुछ अच्छा है तो वो उसको एज इट इज ले लेगा। अगर कोई आपके विचारों में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप प्लीज सोसाइटी में अपने विचारों को थोपे ना किसी के भी ऊपर, ये बहुत ही बुरा लगता है। और देखो, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कानून होते हैं, आखिर उसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर कानून नहीं होगा तो समाज के अंदर जो मसल और मनी पावर वाला ग्रुप होगा, वो क्या करेगा, अपने व्यूज को दूसरों के ऊपर थोपेगा। वो खुद को ही हमेशा ऊपर रखेगा, और हमेशा लोगों को बुली करा जाएगा, हरेस किया जाएगा। सो जब कानून होंगे तो एक प्रोटेक्शन मिलेगी, कोई किसी को इजीली बुली नहीं करेगा, हरेस नहीं करेगा। और एंश्योर फ्रीडम फॉर ऑल थ्रू लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स, यानी कि फ्रीडम सबको मिलेगी अगर कानून होंगे, तो पॉलिटिकली भी सपोर्ट रहेगी, लीगली भी सपोर्ट लोगों को मिलती रहेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन फ्रीडम। तो नेताजी ने एक बात बोली है यहाँ पे, फ्रीडम तभी मानी जाएगी जब लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम दी जाए सबसे पहले, यानी कि पॉलिटिकल ऑपरेशन ना हो, लोग अपने विचार, खासकर जो पॉलिटिकल विचार है वो रखने के लिए आजाद हों, जो भी वो कहना चाहते हैं। दूसरा, सोशल फ्रीडम, यानी कि कास्ट का जो बैरियर है ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। जो भी हम छुआछूत करते हैं वो बिल्कुल जात पात की विदाई करनी चाहिए।
और कम्युनलिज्म हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। सोशल इनजस्टिस, जो कुछ सोसाइटी के लोग हैं उनको आपने बहुत पीछे छोड़ दिया है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर करके उनको आप अपनी बराबरी में लेकर आओ। और इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब है जो वेल्थ है वो किसी समाज में एक ग्रुप के पास ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वेल्थ एक ऐसा टॉपिक है, जब किसी देश के अंदर गरीब ज्यादा होंगे और सारा पैसा एक ही समाज के हाथ में होगा ना, तो वो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि हमें एक ऐसी फ्रीडम क्रिएट करनी है, लिबर्टी लोगों को देनी है, जहां पे सभी लोग अपना पैसा कमा पाए, जहां पे सभी लोग सोसाइटी में अच्छे से जी पाए, जहां सभी लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम भी दी जाए। अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज द हार्म प्रिंसिपल। तो हार्म प्रिंसिपल को समझते हैं, ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है। जॉन स्टुअर्ट मिल, जिनको हम जेएस मिल नाम से भी जानते हैं, तो उन्होंने एक ऐसे लिखा था लिबर्टी के ऊपर। सो वो कहते हैं कि भाई देखो, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है दूसरे की फ्रीडम में इंटरफेयर करने का, वो है सेल्फ प्रोटेक्शन। यानी कि अगर, वैसे तो ये नहीं कहते किसी को छेड़खानी करो, पर ये कहते हैं बस एक ही बात पे छेड़खानी करो, यदि आपको लग रहा है आपके साथ कोई नुकसान हो सकता है या समाज में किसी और का नुकसान हो सकता है, तो आप जरूर इंटरफेयर करो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पावर शुड बी यूज्ड ओवर अ पर्सन, किसी भी पर्सन पे अपनी पावर तभी यूज करो, ओनली व्हेन इट्स नेसेसरी, जब वो बहुत जरूरी हो उनको रोकना, क्योंकि वो दूसरों को अगर हर्ट कर रहा हो। नेवर जस्ट टू कंट्रोल देयर ओन चॉइसेस और लाइफ। यानी कि हम किसी के भी ऊपर अगर अपनी पावर यूज कर रहे हैं तो वो हम तभी करें जब उससे किसी को नुकसान हो रहा है, अदरवाइज हमें किसी को नहीं रोकना चाहिए। तो जीएस मिल यहाँ पे कह रहे हैं कि नो वन, नॉट द गवर्नमेंट, नॉट सोसाइटी हैज द राइट टू फोर्स और कंट्रोल अनदर पर्सन। यानी कि ना तो सरकार ना कोई समाज, किसी के पास ये राइट नहीं है कि किसी को हम कंट्रोल करें, अनलेस वो आदमी, उसके जो एक्शंस हैं वो किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो। सो एवरीवन शुड बी फ्री टू लिव देयर लाइफ। समाज में जो रहता है उसको उसकी आज़ादी मिलनी चाहिए, वो अपनी लाइफ को आराम से जिए जैसे भी वो जीना चाहता है, एज लॉन्ग एज दे डोंट हर्ट अदर्स, पर किसी दूसरे का नुकसान ना हो। सो यहाँ पे जेएस मिल ने दो तरीके के एक्शंस बताए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो जो दो टाइप के एक्शंस होते हैं, उसमें पहला होता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। यानी कि ये वो काम होता है जहां पे सिर्फ आपके ऊपर इसका असर होगा, किसी और पर नहीं होगा। यानी कि आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, क्या उड़ते हो, ठीक है, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, यहाँ पे ये सारा जो चॉइस है वो आपकी अपनी पर्सनल होगी, इसमें कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा। सो गवर्नमेंट या फिर कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका प्राइवेट स्पेस है, अपना प्राइवेट मैटर है। लेकिन कुछ होते हैं अदर रिगार्डिंग एक्शंस। ये क्या होते हैं, जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो दूसरे लोगों को अफेक्ट कर सकता है और अफेक्ट के साथ साथ उनको नुकसान भी पहुंचा सकता है। जैसे कि आप बहुत ही बुरे तरीके से गाड़ी चला रहे हो रोड के ऊपर, जिससे किसी को नुकसान हो जाए, ठीक है, जिससे आप दूसरों की लाइफ खतरे में डाल रहे हो, तो ऐसा करना तो बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है, ये तो गलत बात है। तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले सकती है कि आप दूसरों को नुकसान ना पहुंचाओ। ठीक है, समझ आ रहा है। आप अपने कान में ब्लूटूथ लगाकर गाने सुन सकते हो, पर आप रात को 12-1 बजे डीजे बजा के किसी के मोहल्ले में नहीं बजा सकते आप, ठीक है, क्योंकि उससे दूसरों को नुकसान हो रहा है। आप अपने कान में कुछ भी लगाओ, हेडफोन लगाओ, चाहे आप उसमें ईयरफोन लगाओ, चाहे स्पीकर अपने कमरे में लेके ऐसे करके सुनो, वो आप तक असर हो रहा है ना उसका। जब वो असर दूसरों को होने लगेगा ना, तभी हम उसको क्या कहते हैं, अदर रिगार्डिंग एक्शंस। तो ये जेएस मिल ने बताया, ये बहुत ही गलत काम है। जब अदर रिगार्डिंग एक्शन की बात आती है तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उस बंदे के ऊपर एक्शन लिया जाए। सो फ्रीडम बहुत ही जरूरी है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। एंड हाउएवर फ्रीडम, जो फ्रीडम हमें मिल रही है उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स भी होने चाहिए, क्योंकि अगर किसी को सीरियस नुकसान पहुंच सकता है तो ऐसे में उस पर कुछ रोक टोक हो, और या फिर दूसरों के अगर राइट्स के ऊपर कोई बात आती है, नेगेटिव कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, तो भी होना चाहिए इस पे कंट्रोल। सीरियस हार्म वर्सेस माइनर हार्म। अब ये जो हार्म होता है, जो नुकसान की बात यहाँ पे हो रही है, नुकसान भी दो तरीके का हो सकता है। एक तो होता है बहुत बड़ा नुकसान हो गया, सीरियस नुकसान हो गया, एक होता है थोड़ा माइनर छोटा सा नुकसान हो रहा है। सीरियस हार्म का मतलब होता है जस्टिफाइज इंटरफेरेंस बाय द स्टेट और लीगल अथॉरिटीज। यानी कि ये जब भी सीरियस किसी को नुकसान पहुंचता है तो ये बहुत ही जस्टिफाइड है कि यहाँ पे सरकारी एक्शन होगा। जैसे आप फिजिकल वायलेंस कर रहे हो, चोरी चकारी कर रहे हो, किसी के ऊपर अटैक कर रहे हो, सो आपके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। ये क्या कहलाता है, सीरियस हार्म। माइनर हार्म का मतलब होता है जहाँ पे
मान लो कि आप तेज गाना चला रहे हो अपने अपार्टमेंट में, मतलब ये नुकसान तो है लेकिन उतना नहीं है कि किसी को खून निकल के आ जाए। सो ऐसे में क्या है, गवर्नमेंट सीधा इन्वॉल्व नहीं होती, आपको हो सकता है आपका पड़ोसी खुद ही कहने आ जाए कि भाई ये सब मत करो, मेरे को डिस्टरबेंस हो रही है, ठीक है। लेकिन इसको हम माइनर कहते हैं, माइनर हार्म। नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, ये हमारा अगला टॉपिक है। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, यानी कि कोई रोक टोक आपको बाहर से नहीं है, ठीक है। आपकी लाइफ में आपके पास वो एरिया है जहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई सोसाइटी नहीं, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। आप क्या करना चाहते हो, क्या पहनना चाहते हो, करियर में क्या करना है, क्या फ्री टाइम में करना है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, ठीक है। और पॉजिटिव लिबर्टी है कि आप अपनी पोटेंशियल को ग्रो कर रहे हो, आप अपने अपने अंदर वो कुछ चीजें अचीव करना चाहते हो। सो सिर्फ आपको यहाँ पे फ्री नहीं रहना, यहाँ पे है कि पॉजिटिव का मतलब मैंने आपको पीछे भी बताया था, आपको वो अपॉर्चुनिटीज दी जाएं जहां पे आप कुछ ऐसा काम करो जिससे आप आगे बढ़ो। अदरवाइज सिर्फ नाम की फ्रीडम से कुछ नहीं होगा, आपको वो चांसेस मिलने चाहिए, आपको एजुकेशन मिले ताकि आप लाइफ में सक्सेसफुल बने, आपको जॉब्स का एक्सेस मिले, रिसोर्सेज का एक्सेस मिले ताकि आप अपने गोल्स को फुलफिल कर पाए। और यानी कि पार्टिसिपेशन इन डिसीजंस दैट अफेक्ट योर लाइफ, जैसे कि वोटिंग है या कोई डिस्कशन है तो उसमें आपको भी शामिल किया जाए, तभी वो सही है। सो नेगेटिव लिबर्टी यानी कि कोई इंटरफेरेंस नहीं है, आप अकेले हो। पॉजिटिव लिबर्टी यानी कि इसको एम्पावरमेंट से आप जोड़ सकते हो कि सिर्फ फ्रीडम से कुछ नहीं होगा, आप कुछ किसी का भलाई का काम कर दो जिससे कि वो उस फ्रीडम को ट्रूली यूज कर पाए, ठीक है। इस तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आप अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपने ओपिनियंस को, अपने आइडियाज को बिना किसी के डर के, बिना किसी की पनिशमेंट के डर के आप बताओ, ठीक है। ये नेगेटिव लिबर्टी का एक बेसिक पार्ट है कि आप बोलते हो ना तो अक्सर आप ये कह देते हो कि मेरा तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये अगर आप किसी को गाली दे रहे हो तो आप बोल दो ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अदर शुड नॉट इंटरफेयर विद योर राइट टू स्पीक, आप ये मानते हो कि मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये कहता है कि मैं अगर कुछ भी बोल रहा हूं तो मेरे को कोई रोकने टोकने ना आए। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत जरूरी भी होता है, ठीक है। क्योंकि देखो, इवन फॉल्स आइडियाज हैव सम ट्रूथ, यानी कि व्हाट सीम्स रॉन्ग में कंटेन यूजफुल पार्ट। हो सकता है कि आप किसी को बोलने ना देना चाहते हो लेकिन उसके बोलने से कुछ बढ़िया बात निकल कर आ जाए सामने, अगर हम उसको बैन कर देंगे तो शायद वो बात हम तक कभी पहुंच ही ना पाए। और जब डिबेट होगी आप सभी को बोलने के लिए वो राइट दोगे तभी नए नए आइडियाज निकल कर आएंगे, ठीक है, आपको पता चलेगा करेक्ट क्या है। और जब डिबेट होती रहती है तो होगा क्या कि आपके आइडियाज फ्रेश होते रहेंगे, हो सकता है कि सामने वाला आपसे अच्छी और नई और अप टू डेट नॉलेज रखता हो जो आपको पता चलेगी। सो हमें क्या होता है कि जो डिबेट होती है जब उसमें कोई क्वेश्चन ना हो ना, और वो अगर बोरिंग हो जाएगी तो वो किसी काम की नहीं है। आप जब लोगों को बोलने दोगे ना तो वो एक इंटरेस्ट भी उसमें बना रहेगा। और आइडियाज चेंज होते रहते हैं, जो आज हमें गलत लग रहा है हो सकता है कि वो कल को सही हो जाए। सो अगर आप आइडियाज को दबा दोगे तो हो सकता है आप उस नॉलेज को भी दबा दो। तो बहुत ही जरूरी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लोगों को मिलना चाहिए। एंड आखिर हमें ये रूल्स एंड लिमिट्स क्यों जरूरी है? वाई कांट पीपल हैव कंप्लीट फ्रीडम? क्यों नहीं हम सबको आजाद छोड़ देते हैं लाइक अ खुला सांड? सो इफ एवरीवन डिड व्हाटएवर दे वांटेड, अगर हर कोई अपने मन मर्जी करेगा तो सोसाइटी बहुत मैसी और अनसेफ हो जाएगी, यहाँ पे लोग सेफली रह नहीं पाएंगे और लोग लड़ेंगे जमीन को लेकर, पैसे को लेकर, अपने ओपिनियंस को लेकर। यानी कि लोग आर्ग्यू करेंगे, फाइट करेंगे पार्किंग स्पॉट्स को लेकर, छोटी छोटी मूवीज को लेकर, और वो उससे फिर दंगा फसाद भी हो सकता है। सो व्हेन आर रूल्स और लिमिट्स ओके? रूल और लिमिट्स लगाना तभी सही है जब आप किसी को, दूसरे को हर्ट करने वाले हो, ठीक है। यानी कि अगर कोई क्राइम हो सकता है या वायलेंस हो सकते हैं तो उसके लिए आप कानून बनाओ, वहां पे बहुत अच्छा है कानून रोक टोक। और इससे क्या होगा, सोसाइटी एक फेयर बनेगी, पीसफुल सोसाइटी बनेगी। यानी कि जो गरीब लोग हैं बेचारे, जो पुअर हैं, जो वीक सेक्शंस हैं, उनको एक प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर ये रूल्स रेगुलेशंस ना हो तो अमीर लोग तो इनको भी तंग कर देंगे ना। सो बैलेंसिंग फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो होता क्या है, फ्रीडम डज नॉट जस्ट मीन डूइंग वट एवर यू वॉन्ट। फ्रीडम, अभी तक आपको पढ़ के इतना तो समझ आ गया होगा कि फ्रीडम का ये मतलब कतई भी नहीं होता कि आप अपने मन मर्जी से कुछ भी काम कर लो। आपको क्या करना है कि जो भी आप करने वाले हो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपके एक्शन का रिजल्ट क्या होगा। इफ यू आर फ्री टू ड्राइव अ कार, अगर आपको आज़ादी है आप कार चलाओ, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप अगर गलत फुल स्पीड में कार चलाओगे तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, कि किसी को नुकसान भी पहुंच सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। सोसाइटी एंड गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट पीपल्स फ्रीडम सो दैट एवरीवन कैन लिव फ्रीली। जो सरकारें हैं हमारी, जो प्रशासन है,
वो लोगों की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करें ताकि हर कोई अच्छे से जी पाए, लोगों को एजुकेशन दे सरकार ताकि लोग अपने अच्छे डिसीजंस लें, और जब जरूरी हो तभी गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करे, अदरवाइज ना करे। सो इस तरीके से ये हमारा फ्रीडम वाला जो पूरा चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जाके आप लिखें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।